हेलो फ्रेंड्स, 20 मई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है जीएसटी काउंसिल फाइनलाइजेस रेट्स फॉर सर्विसेज। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, 2 डे मीटिंग। जो 18 मई की न्यूज को जो मीटिंग थी उसमें जो डिटेल्स आई वो हमने देखे कि जीएसटी रेट फॉर गुड्स अराउंड 1200 प्लस आइटम्स के लिए कौन सा टैक्सेशन रेट लगेगा वो सब डिसाइड किया गया। तो थोड़ी 6 कैटेगरीज अभी भी पेंडिंग है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट्स, गोल्ड, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, तो वो अभी भी पेंडिंग है। लेकिन बाकी सर्विसेज के लिए अब जीएसटी काउंसिल ने रेट्स फाइनलाइज किए हैं। तो जो सर्विसेज टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट थी, जैसे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन, तो ये अभी भी एग्जेम्प्ट रहेगी। और बाकी सर्विसेज के लिए, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए 5% स्लैब सिलेक्ट किया गया है। तो नॉन एसी रेल ट्रैवल एग्जेम्प्ट रहेगा। बाकी रेलवे फ्लाइट सर्विसेज के लिए भी 5% लगेगा टैक्सेशन। इवन एयर ट्रैवल के लिए 5% इकोनॉमी क्लास में, अगर बिजनेस क्लास होगा तो हायर टैक्स लगेगा। इवन कैब एग्रीगेटर्स, ओला, उबर भी 5% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। फिर रेस्टोरेंट्स के लिए, तो रेस्टोरेंट्स नॉन एसी के लिए 12% है, बाकी के लिए हाई है। 5 स्टार होटल्स, गैम्बलिंग, रेस क्लब, बेटिंग, सिनेमा, इसके लिए हाईएस्ट टैक्सेशन रेट है, 28% टैक्सेशन रेट होगा इन सर्विसेज के लिए। तो ये सब अब फाइनलाइज किया गया। इवन होटल लॉजेस जिसका टैरिफ कम है, 1000 पर डे से कम है, तो उनको एग्जेम्प्ट रखा गया। बाकी सब के लिए जैसे टैरिफ है वैसे टैक्सेशन रेट्स लगाए गए। फाइनेंशियल सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज 18% टैक्स स्लैब में आ रहे हैं। और एक पॉइंट जो गवर्नमेंट ने रखा है वो ये है कि अगर कोई कंपनी ये लोअर टैक्स रेट्स कंज्यूमर्स को इसका बेनिफिट नहीं ट्रांसफर करेगी तो उनके अगेंस्ट एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज इन्वोक किया जाएगा। तो गवर्नमेंट पूरी मशीनरी भी सेटअप करने वाली है, तो किसी ने कंप्लेंट तो ये क्लॉज लगाया जाएगा उनके अगेंस्ट, उनको पनिशमेंट दी जाएगी, या इवन गवर्नमेंट सो मोटो भी एक्शन ले सकती है। तो ये सब भी प्लेस रखते हैं ना, इंस्टीट्यूशनलाइज करने वाले। तो ये भी एक वार्निंग दी जा रही है टू वेरियस कंपनीज के, अगर बेनिफिट हो रहा है आपको लोअर टैक्स से तो वो आप कंज्यूमर्स को पहुंचाओ, ऐसा मत कहो कि गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है। तो वो एक वार्निंग है। और गुड्स कैटेगरी जैसे हमने करा, 6 कैटेगरीज बाद में डिसाइड की जाएगी। तो नेक्स्ट काउंसिल, जीएसटी काउंसिल की नेक्स्ट मीटिंग अब जून में होगी। 1 जुलाई से जीएसटी इंप्लीमेंट करने का डेडलाइन है। और ये डिटेल्स दी गई है सारी जीएसटी रेट्स फॉर वेरियस सर्विसेज यहाँ पे इन अ जिस्ट। फिर अगला न्यूज आइटम है एक्स कोल सेक्रेटरी गुप्ता कन्विक्टेड फॉर ब्लॉक अलोकेशन फ्रॉड। तो ये फॉर्मर कोल सेक्रेटरी एचसी गुप्ता, तो इसको दिल्ली सीबीआई कोर्ट ने यहाँ पे, इनको 5 और लोग हैं उनको कन्विक्ट किया है कोल ब्लॉक अलोकेशन स्कैम में। तो ये केस था इन मध्य प्रदेश, जो कोल ब्लॉक्स अलोकेट किए गए थे, तो इधर आर्बिट्ररीनेस थे, जिस वजह से यहाँ पे सीबीआई ने एफआईआर फाइल किया था 2012 में और ये केस इनिशिएट किया गया। इवन सीबीआई 2014 में इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, तो इसको भी काफी क्रिटिसाइज किया गया। इवन सीबीआई कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि क्लोजर रिपोर्ट उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया और कहा है कि केस इनिशिएट करना चाहिए। इवन इसमें इन्वेस्टिगेशन सही से की नहीं गई थी। इवन 2016 में ये स्टेटमेंट भी आया था कि देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को एक्चुअली डिटेल्स पता नहीं थी। कोल सेक्रेटरी मिस्टर गुप्ता, इन्होंने उनको डाक में रखा, उनको सब कुछ बताया नहीं था। और ये केस एक्चुअली काफी सारे कोल ब्लॉक एलोकेशन केसेस है, तो इनको कोल सेक्रेटरी ने कहा था, फॉर्मर कोल सेक्रेटरी मिस्टर गुप्ता ने, कि सबको मर्ज किया जाए और ज्वाइंट ट्रायल की जाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन डिसमिस किया था। उन्होंने कहा था नहीं, इसकी इंडिविजुअली ट्रायल होगी। तो अभी 10 से ज्यादा कोल केसेस है जो इनके अगेंस्ट पेंडिंग है और सबकी प्रोसीडिंग्स इंडिविजुअली चल रही है। और ये एक केस है जिसमें ये रूलिंग आई है कि उनको कन्विक्ट किया गया है। तो ये कोल ब्लॉक स्कैम जो था, ये कैग, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने हाईलाइट किया था कि कोल अलोकेशन जो हो रहा है ये ऑक्शन से नहीं हो रहा है, आर्बिट्ररी अलोकेट किया जा रहा है कंपनीज को। तो इसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट एक्सचेकर को। गवर्नमेंट को फायदा हो सकता था, क्योंकि कोल ब्लॉक आप सेल कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा, तो अगर ऑक्शन किया जाएगा तो बहुत सारा पैसा मिल सकता है, लेकिन वो नहीं किया गया। इसकी वजह से जो लॉसेस हुई उसको एस्टिमेट किया गया था 1,86,000 करोड़। तो ये ह्यूज कोल स्कैम सामने आया था तब। तो ये पीरियड 2004 to 9 के बीच का ये एस्टिमेट लगाया गया था बाय कैग। तो अभी इसके अंदर केसेस सब हियरिंग्स हो रही है। फिर अगला है जीएसएलवी टू लेट फॉर चेंजिंग टाइम्स। तो ये जीएसएलवी, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, ये हमने डेवलप की है अभी रिसेंटली। जो जीएसएलवी F09 ने साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च की, जिसको सार्क सैटेलाइट कहा जाता है, जिसको सारी कंट्रीज, 7 कंट्रीज यूज कर सकती है एक्सेप्ट पाकिस्तान इसकी सर्विसेज। तो ये एक हमारा बेनिफिट हुआ था, एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था। इट वाज 4th सक्सेसफुल लॉन्च इन अ रो। पर जीएसएलवी एक्चुअली काफी डिलेड है। इसको 1990s में इनिशिएट किया गया था, प्लान किया गया था कि जीएसएलवी बनाए जाएंगे ताकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इंडिया लॉन्च कर सके इन द 2000 kg क्लास। पर इसको डेवलप करने में 25 साल लग गए। और इसका रीजन ये था कि जो ये
क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इसके लिए रिक्वायर्ड थी कि हैवी सैटेलाइट्स अगर ले जाने हैं तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी चाहिए। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमको एक्सेस नहीं दी गई इनको, तो हमने इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया, इसीलिए काफी सारे लॉन्चेस किए गए और फाइनली हमको ये सक्सेस मिली है। तो एक क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होता है? क्रायोजेनिक्स इज एट वेरी लो टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर काफी लो किए जाते हैं तो जो फ्यूल होता है उसको कंप्रेस किया जा सकता है, और वो कंप्रेस फ्यूल की वजह से स्पेस उसके लिए रिक्वायर्ड जो होती है वो कम हो जाती है, तो हैवी पेलोड्स आप ले जा सकते हो। तो ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इंडिया ने इंडिजीनियसली डेवलप किया एंड इंडिया बिकेम द 6th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव दिस आफ्टर यूएस, रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइना एंड जापान। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली, जीएसएलवी डेवलप कर लिया, पर हमने अपनी सैटेलाइट्स ऑलरेडी अपग्रेड कर दिए। तो इसरो ने अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स 2005 में ही अपग्रेड कर दी, तो हम 3000 प्लस केजी सैटेलाइट्स अब बना रहे हैं। और ये लॉन्च ऑफकोर्स यूजिंग फॉरेन सर्विसेज की जाती है, तो अराइन रॉकेट से ये लॉन्च की जाती है फ्रॉम फ्रेंच गुयाना। तो वो है 3000 प्लस केजी सैटेलाइट्स अब जीएसएलवी ये लॉन्च नहीं कर पाएगी। तो ये और जीएसएलवी मार्क 3 बनाई गई है जो हायर पेलोड सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकती है, पर वो अब शॉर्ट लिव्ड है, ज्यादा लॉन्ग उनकी लाइफ नहीं रहेगी। तो ये एक पॉइंट जो है एक्सपर्ट्स हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे रिगार्डिंग जीएसएलवी। और पीएसएलवी हमारा एक्सपर्टीज है वहाँ पे। पीएसएलवी इज यूज्ड फॉर लाइट लिफ्ट्स, जो लाइट सैटेलाइट्स होती है वो लिफ्ट की जाती है, और काफी सारे कमर्शियल कस्टमर्स है इंडिया के पीएसएलवी के लिए। फिर अगला न्यूज आइटम है, और ये जीएसएलवी पीएसएलवी जीएसएलवी सैटेलाइट्स बताई गई है कि क्या पेलोड्स ले सकते हो। तो ये 1050 केजी सैटेलाइट्स यहाँ लॉन्च की जाती है अराउंड। तो ये 2000 to 2500 केजी बाय जीएसएलवी मार्क 1 एंड मार्क 2, और मार्क 3 का भी जो कैपेसिटी है वो है 4500 to 5000 केजी सैटेलाइट। तो ये फॉर सम टाइम जीएसएलवी मार्क 3 रेलेवेंट रहेगी, वही है। फिर अगला न्यूज आइटम है कालीबंगा म्यूजियम फेमस फॉर हरप्पन आर्टिफैक्ट्स रीओपन्स। तो ये कालीबंगन जो है हरप्पन साइट है, ऑल्सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। तो यहाँ पे कालीबंगन म्यूजियम को अब रीओपन किया गया है। तो ये जो हरप्पन साइट है, यहाँ पे काफी सारे आर्टिफैक्ट्स मिले, हरप्पन आर्टिफैक्ट्स लाइक सील्स, बैंगल्स, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। और कालीबंगन जो है फेमसली नोन है फॉर इट्स फील्ड, प्लॉट फील्ड। तो यहाँ प्लॉट फील्ड पाई गई है, ये आप देख सकते हैं। इसको बैंक ऑफ सरस्वती रिवर पे थी ये कहा जाता है। तो राजस्थान में ये साइट है। बाकी भी जो मेन साइट्स है हरप्पन सिविलाइजेशन के वो है हरप्पा, मोहनजोदारो, अब पाकिस्तान में। धोलवीरा ग्लोथल ये गुजरात में है, रोपर इन पंजाब और राखीगढ़ी इन हरियाणा। तो ये मेन साइट्स है। और ये कालीबंगन सिविलाइजेशन, कालीबंगन का मतलब ये होता है ब्लैक बैंगल्स। तो ये प्री हरप्पन कल्चर और हरप्पन कल्चर दोनों यहाँ पाया गया। इवन द फर्स्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक भी यहाँ पे पाया गया है। अर्लीस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक यहाँ पे था, और ये अर्थक्वेक भी कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को एंड करने में इसका भी एक रोल था, वो है। फिर और भी कैमल बोन्स पाई गई है। ब्रिक्स यहाँ पे यूज की जाती थी। तो इट वाज अ प्लान्ड सिविलाइजेशन साइट, बट यहाँ पे इतना वेल प्लान्ड सेटलमेंट नहीं था जैसे दूसरी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था कालीबंगन में, वो भी है। फिर अगला है पीएम कॉल्स फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन कंट्री। तो ये एवरग्रीन रेवोल्यूशन को बोला गया है कि इंडिया में एवरग्रीन रेवोल्यूशन लाना चाहिए। टर्मिनोलॉजी एक्चुअली लाई गई थी बाय मिस्टर एमएस स्वामीनाथन। तो ये एमएस स्वामीनाथन की बुक लॉन्च करने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये टर्म यूज किया। तो ये एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो उन्होंने कहा, वो ही इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। जब हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स ऑफ व्हीट लाए गए थे, तो उनको इंट्रोड्यूस करने में और डेवलप करने में इनका ही मेजर रोल था। तो ये उन्होंने कहा है एवरग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब कि एग्रीकल्चर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, और बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये सब किया जाएगा तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन आएगा इंडिया के एग्रीकल्चरल में। तो फार्मिंग के लिए काफी सारे गोल्स है। इवन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया का ड्रीम है कि बाय 2022 फार्मर्स का इनकम डबल किया जा सके। 2022 इज द 75th ईयर, 75th इंडिपेंडेंस डे तब हम सेलिब्रेट करेंगे। तो वो है। और एक चीज उन्होंने हाईलाइट की है प्राइम मिनिस्टर ने, वो है कि एग्रीकल्चर क्लस्टर्स बनाने चाहिए, कि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट जो पर्टिकुलर क्रॉप्स वहाँ आइडेंटिफाई किए जाते हैं उनको वहाँ फर्दर डेवलप करना चाहिए। जैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं वैसे एग्रीकल्चर क्लस्टर्स भी बनाने चाहिए। फिर अगला है पॉल्यूटिंग फ्लड प्लेन्स टू इनवाइट ₹5000 फाइन। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है। उन्होंने ओपन डिफिकेशन, डंपिंग ऑफ वेस्ट बैन किया है यमुना फ्लड प्लेन्स में, और कहा है कि जो भी इसको वायलेट करेगा ऑर्डर को, इंडस्ट्री या रेजिडेंट्स, उनको 5000 फाइन लगेगा। तो ये मैली से निर्मल यमुना रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट है, तो उसका फेज 1 अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये डायरेक्शंस दे रही है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लाए गए और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स डेवलप किए जाएंगे
ताकि यहाँ पे जो भी वेस्ट वाटर जाए यमुना में ड्रेन हो वो ट्रीट होके जाए। तो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं यहाँ पे डिटेल्स, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। फिर अगला है ट्रेस एवरी HIV पॉजिटिव पर्सन, IMA टेल्स डॉक्टर्स। तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अब कहा है कि इंडिया में काफी ज्यादा HIV पेशेंट्स है, जैसे अराउंड 21 लाख HIV पॉजिटिव पीपल है, लेकिन उनमें से रजिस्ट्री में सिर्फ 14 लाख पीपल, इवन सारे सामने भी नहीं आते। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स को हर एक को रजिस्टर करना चाहिए, वो इंश्योर करना जरूरी है। तो IMA ने ये स्ट्रेटेजी यूज की है, अब अडॉप्ट की है 90-90-90 स्ट्रेटेजी, मतलब 95% जो इन्फेक्टेड है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, 90% को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ट्रीटमेंट पे लगाया जाए और 90% का इंश्योर किया जाए कि वायरस उनका कंट्रोल में रहे। तो ये 90-90-90 स्ट्रेटेजी है। मेडिकल एसोसिएशन का एक गोल है कि वो 2030 तक एंड कर दे एड्स को। तो ये इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट है ऑफ UN, तो वो अचीव करना चाहते हैं। और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है ट्रीटमेंट यूज की जाती है HIV के लिए, तो वो ऑलरेडी इंडिया में 2004 से अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये अब कहा गया है कि ART दी जाए सारे पेशेंट्स को इरिस्पेक्टिव ऑफ CD4 काउंट। तो CD4 सेल काउंट देखा जाता है, फिर दी जाती है, पर अब ये सब HIV पॉजिटिव है जो एड्स के लिए पॉजिटिव होते हैं, उनको सबको ये दी जाएगी इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लिनिकल स्टेज। तो ये काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि HIV इन्फेक्शंस एड्स की वजह से इवन इम्यून सिस्टम जो है वो डेफिशिएंसी आ जाती है उसमें, और इसकी वजह से और इन्फेक्शंस होते हैं, इनको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। तो स्पेशली TB फिर डेवलप होती है एंड इट में रिजल्ट इन डेथ। तो इसीलिए यहाँ पे अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसको भी एम्फसाइज किया जा रहा है कि ART ट्रीटमेंट दी जाए। तो इससे जो सेरम वायरल RNA लेवल्स होते हैं वायरस के, एड्स वायरस के, वो सप्रेस किए जाते हैं ताकि CD4 काउंट्स भी इंक्रीज किए जा सके और HIV इन्फेक्शन फिर स्प्रेड भी ना हो। फिर अगला न्यूज आइटम है सर्वाइवल ऑफ न्यूबॉर्न्स, इंडिया रैंक्स लोअर देन सोमालिया। तो ये ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस की स्टडी है, ये HAQ इंडेक्स लेकर आते हैं, हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स। तो इसके अंदर इंडिया का रैंकिंग अब और कम हो गया है, तो 154 रैंक है इंडिया का आउट ऑफ 195 कंट्रीज, पिछले साल 143 था। तो ये रैंकिंग और गिरी है बिकॉज इंडिया में अभी भी डेथ रेट्स जो है काफी सारे डिजीजेस की वजह से, न्यूनेटल मटर्नल मोर्टालिटी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से वो काफी हाई है। तो HAQ इंडेक्स ये बेस्ड है डेथ रेट्स पे, जो 32 एलिमेंट्स है जो इजीली टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन से अवॉइड की जा सकती है, उनकी वजह से डेथ रेट्स क्या है उसको स्टडी करके उसका मेजरमेंट करके HAQ इंडेक्स लाया जाता है। तो ये रैंकिंग जो है इंडिया की वो लोवेस्ट है, इवन श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल की रैंकिंग्स बेटर है इंडिया से। तो ये पूरा डिटेल्स दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज में भी रैंकिंग कैसे है। फिर अगला है जून 30 नॉट अ डेडलाइन फॉर आधार। तो सुप्रीम कोर्ट को पेटिशन फाइल किया गया कि अराउंड 17 नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट ने लाई है जिसके लिए काफी सारे सर्विसेज के लिए, बेनिफिट्स के लिए आधार अब मैंडेटरी किया जा रहा है। तो जून 30 डेडलाइन दी गई है इन नोटिफिकेशंस में। ये पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि ये सारे 17 नोटिफिकेशंस के ऊपर इंटरिम स्टे लाया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर नहीं दिया, इंटरिम स्टे नहीं लाया है। इवन गवर्नमेंट आर्ग्यू कर रही है कि ये जो 30 जून की डेडलाइन है कोई हार्ड एंड फास्ट डेडलाइन नहीं है, इसके अंदर इनबिल्ट एक्सटेंशन है, मतलब अगर आपके पास आधार नहीं है तो भी आप एटलीस्ट आधार के लिए एनरोल करो और एनरोलमेंट स्लिप बता दो तो भी आप बेनिफिशियरी रह सकते हो। अगर वो नहीं तो आप रिक्वेस्ट करो एनरोलमेंट के लिए और मोबाइल नंबर रजिस्टर कर दो तो भी आप बेनिफिशियरी रहोगे। तो एक्सटेंशन इनबिल्ट है कि अब नहीं है तो आप डिनाई नहीं किया जाएगा आपको बेनिफिट। पर पेटिशनर्स यही आर्ग्यू कर रहे हैं, मतलब आधार आपको एनरोल करना ही होगा, मतलब दैट इज कंपलसरी, तो मैंडेटरी आधार होगा ही। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स ये केस तो हियरिंग कर रही है, पर इंटरिम स्टे नहीं लगाया गया है कोई नोटिफिकेशन पर। फिर अगला है कुदनकुलम MOU इन फाइनल स्टेजेस। तो ये कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यहाँ पे तमिलनाडु में, ये रशिया डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिट 1 एंड 2 ऑलरेडी इंस्टॉल किए गए। यूनिट 1 हैज बीन सिंक्रोनाइज्ड विद सदर्न ग्रिड आल्सो। तो ये अराउंड 2002 से प्लान किए गए थे और इसमें काफी प्रोटेस्ट भी हुए। फिशरमैन यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2011 में काफी प्रोटेस्ट हुए यहाँ पे। वो कह रहे थे कि अगर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ तो यहाँ इवैक्यूएशन भी काफी डिफिकल्ट होगा लोगों का, तो इसीलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट भी थे। लेकिन 2013 में यूनिट 1 को सिंक्रोनाइज किया गया सदर्न पावर ग्रिड से भी, तो ये यूनिट 1 और 2 इंस्टॉल्ड है। यूनिट 3 एंड 4 का जो डील था वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे उनका भी 2016 से कंस्ट्रक्शन इनिशिएट किया गया है, लेकिन ये यूनिट 3 एंड 4 के लिए कॉस्टिंग काफी ज्यादा हो गई, डबल द कॉस्ट ऑफ यूनिट 1 एंड 2।
क्योंकि यहाँ पे अब ऑपरेटर्स और सप्लायर्स को इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट आया था, तो न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट भी हमने पास किया, तो इस वजह से इनका कॉस्टिंग डबल हो गया। तो सेम टेक्नोलॉजी है, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर टेक्नोलॉजी, VVR रिएक्टर्स है ये, जो तो वाटर कूल्ड वाटर मॉडरेटेड पावर रिएक्टर्स है। लेकिन यूनिट 3-4 का कॉस्ट इंक्रीज हुआ, डबल हुआ। तो अब यूनिट 5 और 6 के लिए जो MOU फाइनलाइज करना है, जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्रेडिट प्रोटोकॉल, तो ये अब तक फाइनलाइज नहीं किया गया है। तो अब न्यूज यही है कि ये फाइनल स्टेजेस में है। तो इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अब नेक्स्ट मंथ मिलने वाले हैं सेंट पीटर्सबर्ग में। तो क्या वहाँ पे ये MOU फाइनलाइज किया जाएगा, वो भी अब तक क्लैरिटी नहीं है। वो अब देखेंगे क्या इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, पर स्टेटस ये है। तो मे बी कॉस्टिंग इज अ मेजर कंसर्न। फिर अगला है RCEP ट्रेड मिनिस्टर्स टू मीट। ये है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसमें 16 नेशंस है, 10 एशिया नेशंस है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और उनके अलावा यहाँ पे 6 और नेशंस है, वो है इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इनके बीच में ये ट्रेड डील निगोशिएट की जा रही है। तो उसके काफी सारे राउंड्स हो चुके हैं और अभी अगला राउंड वियतनाम में होगा। तो ये RCEP के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे नेशंस इन्वॉल्व है, तो ये अग्रीमेंट होगा, ट्रेड अग्रीमेंट। फिर अगला है थिनेस्ट होलोग्राम एवर में लीड टू 3D वर्ल्ड। तो साइंटिस्ट ने वर्ल्ड का थिनेस्ट होलोग्राम बनाया है। तो ये होलोग्राम जो है काफी बड़े होते हैं, लेकिन ये जो 3D होलोग्राम बनाया है वो इवन 3D गॉगल्स के बगैर देखा जा सकता है। इसको एवरीडे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप स्क्रीन साइज जो है वो इरेलेवेंट हो जाएगी। तो इवन मोबाइल स्क्रीन पे आप पूरा ये होलोग्राम फिट किया जा सकता है। तो इवन फिर स्क्रीन साइज बड़ी छोटी नहीं करनी है, 3D इमेज पॉपअप हो सकता है और पूरा डिटेल्स यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इसमें नीटली फिट इन किया जा सकता है। तो वो इसका बेनिफिट है। तो ये मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए, एजुकेशन, डेटा स्टोरेज, काफी सारी पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये नैनो होलोग्राम अब डेवलप किया गया है। फिर लास्ट न्यूज आइटम है इकोलॉजिकल कंसर्न्स ओवर कंबस्टिबल आइस। तो ये कंबस्टिबल आइस जो है ये फ्रोजन मिक्सचर होता है वाटर और कॉन्सेंट्रेटेड नेचुरल गैस का। तो इसको इवन मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। तो ये मीथेन हाइड्रेट कहाँ पर प्रेजेंट है, सी फ्लोर के अंदर। तो ये सी फ्लोर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इवन पर्माफ्रॉस्ट जो है आर्कटिक एंटार्क्टिक में, उसके नीचे भी ये बरीड है। तो ये अब चाइना और जापान ने इसको सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट किया है। तो इवन जापान ने थोड़ा टाइम पहले अनाउंस किया था और अब इवन चाइना ने अनाउंस किया है कि ये उन्होंने अपनी कोस्ट लाइन से, साउथ चाइना सी से इसको एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये कंबस्टिबल आइस काफी सारा इसका पोटेंशियल है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व है। लेकिन कंसर्न ये है कि अगर यहाँ पे लीक हुई तो काफी सारा ग्रीन हाउस गैस एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगा और इवन इसकी वजह से फिर जो रिन्यूएबल्स है जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसको भी बैकसीट मिलेगी, उसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाएगा। लेकिन रिजर्व्स काफी ज्यादा है। तो यहाँ दिखाया गया ये रिजर्व्स ऑफ कंबस्टिबल आइस और मीथेन हाइड्रेट। तो आप देख सकते हैं ये इसका वॉल्यूम ऑफ गैस फ्रॉम हाइड्रेट, नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, ये काफी ज्यादा रिजर्व है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।